प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आपके अपने YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना विषय है कक्षा 10 पाठ्यपुस्तक क्षितिज का अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है कृपाराम खिड़िया, जिसमें हम पढ़ें सबसे पहले इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में कवि कृपाराम खिड़िया शाखा के चारण थे। तो ये किस जाति से थे? चारण। इनके पिता का नाम जगराम, जो खराड़ी वर्तमान पाली जिले में है, वहाँ के निवासी थे। सीकर नरेश, सीकर के राजा देवी सिंह और उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा और विद्वत्ता से प्रभावित होकर इनको क्रमशः महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा गांव जागीर में दी। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि कवि कृपाराम खिड़िया की प्रतिभा से प्रभावित होकर किस राजा ने और कौन सी जगह है वो जागीर में दी? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने और देवी सिंह ने, क्रमशः मतलब देवी सिंह ने दी महाराजपुरा और लक्ष्मण सिंह ने लक्ष्मणपुरा गांव जागीर में दी। कृपाराम खिड़िया का रचना काल, इन्होंने हिंदी में जो भी रचनाएं लिखी, इनका रचना काल संवत 1864 विक्रम संवत के आसपास माना जाता है। इसका मतलब है प्रामाणिक नहीं है। इनकी रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध है राजियरा सोरठा, जो एक काव्य है, चालकनेसी, जो एक नाटक है, और एक अलंकार ग्रंथ का नाम भी गिनाया जाता है, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध केवल और केवल है राजियरा सोरठा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर भी एक बात गौर करने लायक है कि कवि कृपाराम खिड़िया के द्वारा लिखे हुए सोरठे हैं, जबकि उनका शीर्षक क्या है? राजियरा सोरठा। तो ये राजिया नाम किसको संबोधित करके कहा है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही रुचिकर विषय है। तो देखिए यहाँ पर राजियरा सोरठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजाराम, सेवक कौन था कवि का? राजाराम, जिसको संक्षिप्त नाम में कवि किस नाम से संबोधित कर रहा है? राजिया। तो उस अपने सेवक को संबोधित करके लिखा गया है। राजाराम या राजिया कवि का विश्वास पात्र और सेवा भावी सेवक था। और सबसे बड़ी बात क्या थी? समस्या की जड़ कहाँ है कि राजाराम निसंतान था। वह कवि का सेवक राजाराम निसंतान था, इसलिए बहुत उदास रहता था कि मरने के बाद उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। तब कवि ने उसे आश्वस्त किया कि वह अपनी कविता के द्वारा उसे अमर बना देंगे और सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। तब कवि ने राजिया को संबोधित करके नीति के सोरठे रचने शुरू किए, जिसमें लगभग 140 सोरठे नीति के मिलते हैं, जिसमें राजिया को संबोधित करके लिखा है। और राजिया को संबोधित करके क्यों लिखा है, यदि ये प्रश्न बन जाए तो हम यह लिखेंगे कि राजिया निसंतान था, वह बहुत उदास रहता था कि उसके बाद उसके परिवार को, उसके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तब राजिया की उस चिंता को दूर करने के लिए कवि ने राजिया को अमर बनाने के लिए राजिया को संबोधित करके नीति के सोरठे लिखे। तो इन सोरठों के द्वारा इतना तो तय हो जाता है कि जितना इन सोरठों को लिखने वाला कवि कृपाराम खिड़िया है वो प्रसिद्ध नहीं हो पाए, उससे अधिक प्रसिद्ध हो गया कौन? कवि का सेवक राजाराम अर्थात राजिया। राजियारा सोरठा, सोरठा क्या है? एक छंद है। राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। संबोधन, इनका हम यदि एक तरीके से व्याख्या करेंगे तो इनकी व्याख्या में हम लिखेंगे कि कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया। तो हे मतलब क्या हो रहा है? संबोधन। तो राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की यह प्रथम रचना मानी जाती है। प्रश्न बन जाए, कक्षा 10th में बन जाए, आगे प्रतियोगी परीक्षा में बन जाए कि राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो राजियरा सोरठा। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। चारणों की मुख्य भाषा थी डिंगल। सोरठा, मैंने पहले आपको कहा, सोरठा एक छंद है तथा वर्ण सगाई जो राजस्थानी भाषा का छंद है, वर्ण सगाई राजस्थानी भाषा का मुख्य अलंकार है। कई बार पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षा में, वर्ण सगाई क्या है? तो यह राजस्थानी भाषा का, डिंगल भाषा का एक अलंकार है। इनकी सहजता, सरलता, सरसता, प्रसाद गुण युक्ता,
पहले की वीडियो में मैंने बताया कि काव्य में 3 गुण होते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। तो इन सोरठों में जो काव्य गुण हैं वो है प्रसाद गुण। तो प्रसाद गुण के कारण राज्य रासोटा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं पाठ परिचय की ओर। संकलित अंश में कवि ने हिम्मत और पराक्रम का महत्व है। अब एक एक सोरठे में कवि ने क्या क्या हमें संदेश दिया है, क्या क्या हमें सीख दी है, उन सोरठों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है। तो इस अंश में कवि ने हिम्मत और पराक्रम का महत्व, सद्संगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है। मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर और मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। इन सोरठों में कवि की विद्वता, कवि के ज्ञान, कवि कितना विद्वान है, बहुज्ञता, कवि को कितने अधिक विषयों, कितनी अधिक बातों का, कितने अधिक क्षेत्रों का ज्ञान है और कितना व्यापक अनुभव है, इस बात की हमें जानकारी मिलती है। अब देखिए चलते हैं अपने सोरठों की ओर। गुण अवगुण जिण गाँव सुने न कोई सांभरे। गुण अवगुण जिण गाँव सुने न कोई सांभरे, उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। कवि कह रहा है कि हे राजिया, जिस नगर में, जिस गांव में गुण और अवगुण की कोई कीमत न हो, गुण और अवगुण में कोई भेद नहीं किया जाए, गुण और अवगुण की कोई बात सुनता नहीं हो, दुर्जन और सज्जन का कोई भेद न हो, उस नगरी से तो अच्छा है कि किसी निर्जन प्रदेश में निवास किया जाए, किसी एकांत रोही, रोही का अर्थ है जंगल में, चला जाए। तो कहने का आशय यह है कि कवि यह कहता है कि हे राजिया, जिस गांव में, जिस नगर में गुण और अवगुण की कोई कीमत नहीं है, सज्जन और दुर्जन का कोई भेद नहीं है, उस गांव में रहने से तो अच्छा है कि हम किसी निर्जन वन के अंदर चले जाएं। तो यह मान सम्मान, गुण आदर, उसमें जो भेद करने की बात है उसके ऊपर यह सोरठा था। सोरठा नंबर 2, कवि क्या, सोरठा नंबर 2 है, कारज सरेन कोय बल पराक्रम हिम्मत बिना, हलकारियाँ की होय रंगा सियाड़ा राजिया। कवि कह रहा है कि यदि हमें कोई भी काम करना है तो वह काम तभी संपूर्ण होगा जब हम बल, पराक्रम और हिम्मत, इन तीनों का सामंजस्य रखेंगे। कहना का आशय यह है कि बल, पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जिस प्रकार रंगा सियाड़ा यानी रंगा सियार कायर व्यक्ति है, उसको आप कितना ही ललकार लो, वो युद्ध में कभी सफल नहीं हो सकता, वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो रंगा सियार है, मतलब वह कायर है, डरपोक है, ढोंगी है, उसमें बल, पराक्रम और हिम्मत की कमी है, इसलिए वह कोई भी काम सिद्ध नहीं कर सकता। तो कहने का आशय यह है कि किसी भी काम की सिद्धि के लिए इंसान में बल, पराक्रम और हिम्मत का होना नितांत आवश्यक है। सोरठा नंबर 3 देखिए। तीसरा सोरठा है कि मिले सिंह वन माँ किण मृगा मृगपत कियो, जोरावर अतिजा रहे उरदगत राजिया। कवि क्या कह रहा है कि हे राजिया, सिंह हैं वो वन में मिलते हैं, लेकिन किण मृगा मृगपत कियो, किन जानवरों ने उसे राजा बनाया है? क्या वहाँ पर कोई चुनाव हुआ है? क्या वहाँ पर जंगल के जितने भी जानवर हैं उन्होंने मिलकर उसको राजा बनाया है? नहीं। मतलब यह है कि जोरावर अतिजा, जहाँ पर जोर अधिक है, जहाँ पर वीरता अधिक है, रहे उरदगत राजिया, हे राजिया वही ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, वही उच्च पद को प्राप्त करता है। तो इसका आशय यह है कि हे राजिया, सिंह वन में रहता है, वन में ही अन्य जीव रहते हैं, तो फिर किन जानवरों ने उस सिंह को मृगपति यानी जानवरों का राजा बनाया है? किसी ने नहीं बनाया। जोरावर अतिजा, वह वीर है, वह पराक्रमी है, उसमें जोर है, और वह अपने वीरता के गुण के कारण, अपने पराक्रम के कारण, अपने बल के कारण वह हमेशा उन जानवरों का राजा बना है। और जो व्यक्ति बल, पराक्रम और हिम्मत से आगे बढ़ेगा वह हमेशा उर्दगत राजिया, हमेशा ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।
सोठा नंबर 4, आचा जुद अणपार धार खगा सन्मुख धसे भोगे हुए भरतार रसा जिके नर राजिया। कवि क्या कह रहा है कि इस पृथ्वी पर या इस पृथ्वी का स्वामी वही बनकर उसके सुख का भोग करता है जो व्यक्ति साहसी होता है, वही उच्च स्थान को प्राप्त करता है। आचा जुद अणपार, हे राजिया, जो व्यक्ति बड़ी वीरता के साथ, बड़ी कुशलता के साथ युद्ध के मैदान में उतरकर तलवारों की धार के सामने डटकर खड़ा हो जाता है, जो तलवारों की धार का डटकर सामना करता है, युद्ध में बड़ी वीरता के साथ अपना काम करता है, भोग हुए भरतार, वही इस पृथ्वी का सच्चा स्वामी बनता है और वही व्यक्ति रसा जी के नर राजिया, वही व्यक्ति उच्च स्थान को प्राप्त करता है। सोठा नंबर 5, इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार कर। इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार कर। कवि क्या कह रहा है कि हे राजिया, हितकारी बात भी, अवदात हितकारी बात भी, भली बात भी हमें हमेशा सोच विचार कर कहनी चाहिए। चाहे हितकारी बात है, चाहे अच्छी बात है, चाहे पवित्र बात है, तो वह बात भी हमें सोच विचार करके कहनी चाहिए। भली भांति हमें पहले उसके बारे में सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि बेमौसमरी बात रूढ़ी न लागे राजिया। हे राजिया, बिना अवसर की, बिना मौके की कही हुई बात कभी भी लोगों को अच्छी नहीं लगती। इसलिए हमें जो भी बात कहनी है, चाहे वह कितनी ही हितकारी बात क्यों न हो, उसके बारे में हमें सोच विचार पहले कर लेना चाहिए। सोठा नंबर 6 देखिए, पहली किया उपाव दव दुश्मन आमे डटे प्रचंड हुआ विश्वाव रोपा गाले राजिया। किसी भी आपत्ति से पहले हमें उसे निपटने का पूर्ण प्रबंध कर लेना चाहिए। यही सोठा हमें सीख दे रहा है। कवि कह रहा है कि हे राजिया, हमें पहले ही प्रबंध कर लेना चाहिए, पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए। किसकी? अग्नि, दुश्मन और रोग, इनका हमें पहले से ही इनके समाधान का प्रबंध कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रचंड हुआ विश्वाव, जब ये और अधिक प्रचंड हो जाते हैं, इनका विष जब और अधिक तेज हो जाता है, तब रोबा गाले राजिया, ये बहुत दुखदाई या संकट देने वाले होते हैं। इसलिए हमें इनका प्रबंध पहले ही कर लेना चाहिए। सोठा नंबर 7, सोठा नंबर 7 है, हिम्मत कीमत होय बिना हिम्मत कीमत नहीं करें आदर कोय रद्द कागज जूं राजिया। कवि कह रहा है कि हे राजिया, हिम्मत की ही कीमत है और बिना हिम्मत के इंसान की कोई कीमत नहीं है। बिना हिम्मत के इंसान ठीक उसी समान है जिस प्रकार रद्दी कागज होता है तो उसको बेकार समझकर लोग फेंक देते हैं, उसी प्रकार हिम्मतहीन व्यक्ति का समाज में कोई आदर नहीं होता। सोठा नंबर 8 देखिए, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। यहाँ पर मीठी वाणी की महत्ता बताइए। कवि कहता है कि हे राजिया, कोयल अपनी मीठी वाणी के द्वारा सबके मन में प्रेम जगाती है और सभी लोगों का मन है वो प्रसन्नचित्त हो जाता है। लेकिन कोयल के समान ही दिखने वाला कौआ है, वो लोगों को बोलने में कड़वा लगता है। हे राजिया, ये सब रसना का ही गुण है, ये सब वाणी का ही गुण है कि कोयल जब बोलती है तो लोगों को अच्छी लगती है, लोग प्रसन्नचित्त होते हैं, जबकि कौवा जब बोलता है तब वह लोगों को कड़वा लगता है। इसलिए हमें सदैव मीठा बोलना चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए। सोठा नंबर 9, दूध नीर मिल दोय एक जिसी आकृति हुए करेन न्यारो कोय राजहंस बिना राजिया। कवि क्या कह रहा है कि हे राजिया, दूध और पानी दोनों मिलकर एक जैसे हो जाते हैं। दूध में जब पानी मिलाया जाता है तो दोनों मिलकर एक जैसे हो जाते हैं, उनकी आकृति दोनों की एक जैसी हो जाती है। करेन न्यारो कोय राजहंस बिना राजिया। हे राजिया, अब दूध और पानी को यदि अलग करना है तो राजहंस ही उन दोनों को अलग कर सकता है। उसी भांति जब गुण और अवगुण
या भला और बुरा ये दोनों सब मिल जाते हैं तो सजन व्यक्ति के बिना या विवेकी व्यक्ति के बिना उन बातों को अलग अलग समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो सजन व्यक्ति होता है वह गुण और अवगुण की बात है उसको भली भांति समझ जाता है। सोटा नंबर 10, मलियागिरी मंजार हर को तर चंदन हुए, संगत लिए सुधार रूखा ही ने राजिया। कवि कह रहा है कि हे राजिया, मलियागिरी पर्वत के ऊपर चंदन के पेड़ के बीच में उगा हुआ प्रत्येक वृक्ष है वो चंदन की भांति सुशोभित होता है, वह उसी तरह सुवासित होता है, वह चंदन बन जाता है। संगत लिए सुधार रूखा ही ने राजिया। हे राजिया, यदि अच्छी संगत करने से रूख यानी वृक्ष है वो सुधर जाते हैं तो अच्छी संगत करने से इंसान भी सुधर जाते हैं। कहने का आशय यह है कि सत्य संगति हमेशा अच्छी होती है। सोटा नंबर 11, पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारिया, वही जीबरा घाव रतीन ओखद राजिया। यहाँ पर वाणी के द्वारा जो घाव होता है उसके बारे में बताया है। कवि क्या कह रहा है कि हे राजिया, तलवार का तन पर लगा हुआ घाव, यदि तन पर तलवार का घाव लग जाए तो उसे पट्टी के द्वारा या किसी उपचार के द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन वही जीबरा घाव रतन ओखद राजिया। लेकिन हे राजिया, कटु वाणी के द्वारा हृदय में किया हुआ घाव कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता, उसका कोई उपचार नहीं किया जा सकता या उसकी कोई औषधि नहीं है। तो हमें हमेशा मधुर वाणी में बोलना चाहिए। सोटा नंबर 12, मूछा ने मंजार हित कर बेटा है कण, सह जाने संसार रस न रहसी राजिया। हे राजिया, यहाँ पे मूसा शब्द का अर्थ है चूहा, मंजार का अर्थ है बिल्ली। हे राजिया, चूहा और बिल्ली दोनों अपना हित समझकर एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। चूहा और बिल्ली दोनों अपने को एक दूसरे का हितैषी समझकर एक साथ बैठ जाते हैं, लेकिन हे राजिया, यह सारा संसार जानता है कि उनकी मित्रता कभी नहीं रह सकती। कहने का आशय यह है कि विपरीत गुण वाले व्यक्ति कितनी ही मित्रता का दिखावा कर ले, वो कभी मित्रता के सूत्र में बंधे नहीं रह सकते। विपरीत विचार वाले, विपरीत आचरण वाले व्यक्तियों में कभी मित्रता नहीं हो सकती। सोटा नंबर 13, खल गुड़ अण खूताय एक भाव कर आदरे, ते नगरी होताय रोई आची राजिया। हे राजिया, जहाँ पर खल और गुड़ दोनों एक ही कीमत, दोनों की एक ही कीमत आंकी जाती है, दोनों को एक ही भाव तोला जाता है, दोनों को एक समान ही समझा जाता है, तो उस नगरी से, उस गांव से अच्छा है कि हम किसी निर्जन वन में रहें। तो यहाँ पर भी खल और गुड़ का मतलब है गुण और अवगुण, सज्जन और दुर्जन। जहाँ गुणों की कोई कीमत नहीं हो, जहाँ मान सम्मान की कोई कीमत नहीं हो, जहाँ गुण और अवगुण दोनों को एक समझा जाता है, जहाँ दुर्जन और सज्जन को एक समझा जाता है, जहाँ भले और बुरे में कोई भेद नहीं किया जाता, तो उस नगर से अच्छा है कि हम किसी निर्जन वन में निवास करें। सोटा नंबर 14। सोरठा नंबर 14 में क्या कहा है? घण घण साबल धाय न फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल भिद जाए राय पड़े जद राजिया। हे राजिया, घण घण साबल धाय, साबल का अर्थ है हथौड़ा, यानी घण घण का अर्थ है बड़े बड़े, बड़े बड़े हथौड़ों के द्वारा यदि न फूटे पहाड़ निवड़, पहाड़ की ऊपरी चोटी पर, पहाड़ के ऊपरी सिरे पर यदि बड़े बड़े हथौड़ों से प्रहार किया जाए तो वह बिल्कुल भी नहीं टूटता। वह निर्जन पहाड़, वह कठोर पहाड़ ऊपर से चोट किए पर करने पर बिल्कुल नहीं टूटता। जड़ कोमल भिद जाए राय पड़े जद राजिया। लेकिन हे राजिया, यदि उसी पहाड़ की जड़ों में कोई विस्फोट किया जाए, जड़ को खोदा जाए, तो उसके अंदर राय पड़ने से वह पहाड़ टूट जाता है। इसलिए हमारे जीवन में भी प्रगाढ़ से प्रगाढ़ रिश्ते और परिवार बड़ी बड़ी विपत्तियों में नहीं टूटते, लेकिन यदि पारिवारिक कलह या छोटा मोटा वाद विवाद होता है तो उसके द्वारा अपने संबंध खराब हो सकते हैं, अपना परिवार टूट सकता है।
सोठा नंबर 15, पय मीठा कर पाक जो अमृत सींची जिए, उर कड़वाई आक रंच ने मुके राजिया। हे राजिया, आख है वो कड़वा होता है, उसको मीठा करने के लिए यदि आप दूध में पकाइए या अमृत से सींचिए, वह अपने अंदर की कड़वाई को कभी नहीं छोड़ता। उसकी जो अंदर की कड़वाहट है वह कभी कम नहीं होती। चाहे आप उसे दूध में पकाइए, चाहे आप उसे अमृत में सींचिए, चाहे आप किसी मीठे के अंदर उसको पकाइए, लेकिन उसकी जो कड़वाई है, जो उसकी आग का कड़वापन है, वो रंच ने मुके राजिया, वह कभी कम नहीं होता। ये ठीक उस व्यक्ति के संदर्भ में बात सही बैठती है जो दुर्जन स्वभाव का व्यक्ति है। उसको आप कितना ही लगाव दीजिए, उसके साथ में आप कितनी ही मित्रता प्रकट कीजिए, कितना ही उसके प्रति स्नेह प्रकट कीजिए, वह अपने अंदर की दुष्टता को कभी त्यागता नहीं है, वह अपनी ईर्ष्या को कभी त्यागता नहीं है। तो इस सोल्टे में ईर्ष्यालु व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताया। कठिन शब्दार्थ, रोही का निर्जन वन है, आछी का अर्थ अच्छी है, हलकारियाँ का ललकारना, स्याला संगालों को, मृगा मृग या पशु, जोरावर का अर्थ बल और पराक्रम है, जुद्ध का अर्थ युद्ध है, खगा का अर्थ तलवार है, वैसे खग का अर्थ पक्षी भी होता है, रसा का अर्थ पृथ्वी है, अवदात का अर्थ हितकारी है, बेमौसम है, बिना अवसर, रूढ़ी का मतलब अच्छी है, उपाव का अर्थ उपाय है, दव का अर्थ जंगल है, आमे का अर्थ रोग है, रोबा का अर्थ कष्ट है, घाले का अर्थ देता है, रद का अर्थ रदी, हरकत मतलब प्रसन्नचित करना, रसना का अर्थ वाणी या जवान है, अमृत का अर्थ अमृत है, रंच का अर्थ जरा सा भी, मुक्के मतलब कब होना, हेक का मतलब एक है, आकृत मतलब आकृति, न्यारो का मतलब अलग, मंजार का मध्य, तर का अर्थ वृक्ष है, चंदन का अर्थ चंदन वृक्ष है, मूसा का अर्थ चूहा है, मंजार का अर्थ बिल्ली है, तो रस का अर्थ अपनत्व है, मित्रता है, खल का अर्थ खल या भूसी है, तो गुल का अर्थ गुड़ है, घण का अर्थ घने है, तो शाबल का अर्थ हथौड़ा है, धाय का अर्थ प्रहार है, तो भिद का अर्थ भेदना है, राय का अर्थ दरार है, तो उर्द गति का अर्थ है उद्रव गति ऊपर की ओर। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह पाठ था राज्य रसोटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पाठ पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।